हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को देखा था और हमने देखा था कि ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म में आता है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2, ln 2 का कुछ एक्सपेंशन ऐसा आएगा। तो इसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस तरह से चार्ज का अरेंजमेंट है, हमने लास्ट क्लास में देखा था इसमें। और हमें इस चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है 1 कूलम पे जो ओरिजिन पे। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये उस 1 कूलम को इस तरफ रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज का फोर्स इनके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं इस तरफ के साइन को पॉजिटिव लूँ, इस तरफ के साइन को नेगेटिव कंसिडर करना होगा और इस फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा F इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स दैट इज K इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। इन दोनों के बीच की बात करें अगर तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगा तो लेट अस टेक इट इज नेगेटिव। फोर्स हो जाएगा K इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगा K इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आएगा F इज इक्वल टू दैट इज K माइनस K बाई 2। ये कैंसिल होकर नीचे 2 आएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे नीचे 3 का टर्म आएगा दैट विल बी प्लस K बाई 3। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस K बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम चाहें तो K कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप K को कॉमन लेंगे तो दिस विल बी F इज इक्वल टू K ब्रैकेट में 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस और आगे के टर्म्स आएंगे। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें ब्रैकेट में जो टर्म है वो एग्जैक्टली सेम यही है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट इज इक्वल टू ln 2। तो फाइनली फोर्स इज इक्वल टू दैट इज K इंटू ln 2। K की वैल्यू पता है आपको, K इज इक्वल टू इट्स अ कांस्टेंट 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू ln 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन दिस केस। तो इस तरह के जब सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे इसको कैलकुलेट करने के लिए, बस इससे ज़्यादा नीट में कुछ वैसे आता नहीं क्वेश्चन। अगर इतना भी आपको ध्यान है तो दैट्स इनफ, राइट। चलो इसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम इस केस में आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। जैसे मैं चार्ज का एग्जांपल लूँ अगर, तो सपोज यहाँ पे हमने 2 चार्जेस ले लिए, एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज हमने लिया Q2 और यहाँ पे कोई और थर्ड चार्ज Q3, इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस को हमने फिक्स किया हुआ है Q1 Q2 को। अब देखो Q2 Q3 पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसका डायरेक्शन ये आएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और Q1 का फोर्स Q3 पे भी रिपल्सिव होगा और डायरेक्शन ये होगा। अब इस केस में मान लो कि Q3 पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है किसी पोजीशन के लिए। अगर मैं Q3 को डिस्प्लेस करूं स्लाइटली और अगर मैं इसको थोड़ा सा Q1 के नज़दीक लेके आता हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनका डिस्टेंस कम होगा। तो अब इस केस में इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इस केस में नेट फोर्स की वैल्यू कैसी आएगी? तो आपको पता है कि इस केस में इसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये एक्सीड हो जाएगा। Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस लार्ज होगा तो इनके बीच के फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कूलम्स लॉ पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो मैं इस फोर्स की वैल्यू को थोड़ी सी कम लेता हूं तो एक तरह से रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज पे इस तरफ एक्ट करेगा। तो बेसिकली अगर इसको हम समझें तो अगर ये मीन पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो आप जब चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इस तरफ तो यहाँ पर देखो ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है
राइट हैंड साइड में। सिमिलरली अगर हम इस चार्ज को थोड़ा इस तरफ डिस्प्लेस करें, Q2 के नज़दीक लाएं, तो Q2 का रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा Q1 के रिपल्सिव फोर्स से, और फिर इसमें नेट फोर्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एक्ट करेगी। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो Q3 के पोजीशन को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो Q3 पे फोर्सेस कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे इनके डिफरेंट पोजीशन के लिए। और हमने देखा है कि ऐसे फोर्सेस जो कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और दिस इज द कंडीशन फॉर अ पार्टिकल टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें जब भी चेक करना होगा कि किसी सिस्टम में किसी चार्ज के इक्विलिब्रियम के स्टेट को अगर बताना है कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है उसमें, तो हम इस तरीके से चेक करेंगे। अगर चार्ज के पोजीशन को डिस्प्लेस करें, अगर चार्ज को हम थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं किसी चार्ज की तरफ, तो आपको देखना है कि उस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं। अगर एक्ट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स तो दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, और अगर नहीं कर रहा है तो दैट इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे सेम चार्ज लेते हैं, यहाँ पे Q1 Q2, ये दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं, और हम बीच में कहीं पे कोई नेगेटिव चार्ज लें, अगर सपोज यहाँ पे चार्ज माइनस Q3 है, Q1 Q3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब जरा गौर से देखो, इसमें अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ Q3 को Q1 की तरफ, तो इस केस में जो Q1 का अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस फोर्स, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस और कम हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर आप देखें गौर से, तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इसी चार्ज की तरफ आ रहा है। इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जबकि ये जो पोजीशन था चार्ज Q3 का, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 थी। तो इस केस में दिस नेट फोर्स इज नॉट द रिस्टोरिंग फोर्स, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी अनस्टेबल। तो इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलो एक सिस्टम लेते हैं चार्ज का, और यहाँ पे मैं एक चार्ज ले रहा हूँ जो कि इसको हम फिक्स्ड चार्ज अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज +4Q, एंड लेट अस टेक सम अनदर चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज है, इसको चलो माइनस या +Q ले लेते हैं, एंड वी हैव टू प्लेस अ चार्ज -Q। -Q चार्ज है कोई, और इस -Q चार्ज को हमें प्लेस करना है ताकि इस -Q पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, राइट। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इस चार्ज को हम किस रीजन में प्लेस करें, क्योंकि देयर आर 3 रीजन्स। एक +4Q के लेफ्ट में एक रीजन आ रहा है इस तरफ, एक इनके बीच आ रहा है, और एक +Q चार्ज के राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर हम -Q को बीच में प्लेस करें, मान लो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी पोजीशन पे हम -Q को प्लेस करते हैं, तो देखते हैं इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है। +4Q चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और +Q भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू किसी पोजीशन पे 0 हो। अगर मैं इसके राइट हैंड साइड लेता हूँ इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -Q, और ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि दोनों ही चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में नेट फोर्स की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में है। तो इसके राइट हैंड साइड में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि -Q पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। और अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ पे -Q चार्ज प्लेस करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ भी देखो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो इस पोजीशन के लिए भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो बीच में कहीं कोई पोजीशन आ रहा है, तो लेट अस टेक, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है D। तो चलो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि -Q चार्ज को इस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं अगर, और इसका डिस्टेंस मैं यहाँ से ले लेता हूँ +Q चार्ज से x डिस्टेंस है, तो +4Q चार्ज से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज D - x। डायरेक्शन अपोजिट है, ये हमने पहले ही देख लिया, तो हमें सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को इक्वल करना होगा ताकि नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स क्या आएगा, दैट इज K × 4Q × Q। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन अपोजिट है ही, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस इज D - x, दिस इज D - x का स्क्वायर,
that must be equal to force between these two charges, which is k into q divided by x square. अब इसको आसानी सॉल्व कर सकते हो, दिस q ये कैंसिल हो जाएगा, इससे k और k कैंसिल होगा, और यहाँ पे 4 है, तो वी कैन राइट हियर दिस अपॉन दिस, डिनोमिनेटर का रेशियो अगर ले तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वी कैन राइट हियर, क्योंकि पावर सेम है दोनों का 2 और 2, और यहाँ पे हो जाएगा इट इज इक्वल टू दैट इज 4/1. इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका रूट ले लेते हैं, राइट. तो ये स्क्वायर का टर्म वैनिश हो जाएगा और फाइनली विल गेट d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2/1, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन राइट d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x. इस टर्म को इधर ले आए तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू d एंड x इज इक्वल टू दैट इज d/3. तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट कि वेयर शुड दिस चार्ज माइनस क्यू बी प्लेस्ड. तो आंसर आ रहा है कि प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच में कहीं प्लेस करेंगे एंड दैट डिस्टेंस इज d/3. तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी और दिस इज द फाइनल आंसर. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इस पे नेट फोर्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 होना चाहिए. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर तुम्हारे सिस्टम में 3 चार्जेस हैं या फिर 3 से ज़्यादा चार्जेस हैं, 4-5 चार्जेस दिए हुए हैं, उस केस में भी हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं हो, बल्कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन आता है. जैसे क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, इसको हम एक बार देखते हैं. इसका डिस्टेंस मान लो कुछ है, लाइक वी कैन टेक इट एज a, ये स्क्वायर है और यहाँ पे चार्जेस प्लेस किए हुए हैं q इनके सारे कॉर्नर्स पे. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस स्क्वायर के सेंटर पर कोई चार्ज प्लेस करना है लाइक स्मॉल q. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्ज q की वैल्यू कितनी हो. इसको हमने कहाँ प्लेस किया है, सेंटर पे. साथ ही साथ द होल सिस्टम ऑफ चार्जेस, द क्वेश्चन इज द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो आपके सिस्टम में सिर्फ ये चार्ज नहीं है, इसके अलावा 4 और चार्जेस है, तो टोटल 5 चार्जेस हैं. अब यहाँ पे गौर से देखो, हमने ये डिस्कस भी किया था कि अगर कोई रेगुलर शेप बना हुआ है और उसमें सारे ही कॉर्नर पे चार्जेस हैं, स्क्वायर के केस में भी देखा था हमने, तो अगर हमें स्मॉल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स निकालना हो, स्मॉल क्यू चार्ज पे, तो डेफिनेटली इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी. ये फोर्सेस प्लस क्यू चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, या इसका साइन कुछ भी हो, क्यू का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे और दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. जितना फोर्स ये एक्सर्ट करेगा इस पे, उतना ही फोर्स ये भी एक्सर्ट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो स्मॉल क्यू की कोई भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, इस पे नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, राइट. बट इफ द क्वेश्चन इज अबाउट द होल सिस्टम, कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस पे तो किसी भी वैल्यू के लिए नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है. सो वी कैन कंसीडर एनी ऑफ द 4 चार्जेस, और किसी पे भी नेट फोर्स की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं अगर, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या कंडीशन मीट करेगा. जो एक चार्ज के लिए कंडीशन आएगा वही सारे चार्जेस के भी कंडीशन होंगे. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज. किसी को ले लो, इसको किसी को ले सकते हैं. लेट अस चूज दिस चार्ज. तो इस पे हमें नेट फोर्स की वैल्यू 0 करनी है, दैट इज मैंडेटरी, बिकॉज आपके सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन सारे चार्जेस पे भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए. ये सारे सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा. ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा. इसको मैं एफ लेता हूँ, फोर्स. सिमिलरली दिस प्लस क्यू विल रिपेल दिस प्लस क्यू इन दिस डायरेक्शन along the line joining the charges,
और यहाँ भी फोर्स की वैल्यू F आएगी बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डिस्टेंस भी बराबर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस डायगोनल का लेंथ कितना होता है इसका, दैट इज a√2। तो अगर हम डिस्टेंस को a से चेंज करके a√2 करेंगे तो डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू F/2 आएगी। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू F/2। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं डायग्राम यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली इस पॉइंट चार्ज पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव कैपिटल Q। इस तरह से चार्ज है, ऑब्वियसली बात है इनका रिजल्टेंट भी कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसके नेट फोर्स को जीरो करने के लिए दिस चार्ज जो सेंटर पे Q चार्ज है, इसका डायरेक्शन फोर्स का इसके अपोजिट होना चाहिए। इन तीनों ही फोर्सेस के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करेगा, देन ओनली नेट फोर्स कैन बी जीरो। और ये फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, डेफिनेटली यहाँ पर सेंटर पे जो चार्ज में प्लेस किया है। तो अब जब इन दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट होगा, इन दैट केस ओनली फोर्स का डायरेक्शन इस चार्ज की तरफ आएगा। इतना श्योर है? तो फिर डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए बस इसका चार्ज अपोजिट होना चाहिए, इस चार्ज का साइन अपोजिट होना चाहिए इस Q चार्ज से, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, देन ओनली दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर। तो अब हम बात करते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, ये टोटल डिस्टेंस है a√2, और ये पता है कि डायगोनल स्क्वायर में बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो a√2/2 करोगे अगर तो ये हो जाएगा a/√2, राइट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, और कूलम्ब्स लॉ से इनके बीच का हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, and the force will be equal to that is k into capital Q small q divided by distance का square। तो we will equate those forces। तो सबसे पहले इन तीनों चार्ज का रिजल्टेंट लेते हैं। ये फोर्स F और इस फोर्स F का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा और इसकी वैल्यू होगी F√2। अब दिस F√2 and F/2 are in the same direction, तो इस केस में इनका रिजल्टेंट होगा F√2 प्लस F/2। यहाँ से तुम चाहो तो F कॉमन ले लो, ये हो जाएगा F, यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज 2√2 प्लस 1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और F की वैल्यू पता है हमें कितनी है, हमने इनके बीच फोर्स को F लिया था, तो F इज इक्वल टू k Q² a²। तो वी कैन पुट इट लेटर और यू कैन पुट हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो बेसिकली हमें इस फोर्स को इस फोर्स से इक्वेट करना है, तो लेट अस डू दैट। तो आपको पता है कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है, हम ले ही रहे हैं। तो F की वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो हो जाएगा k इंटू दैट इज कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई a², और यहाँ पे आएगा दैट इज इट्स 2√2, दैट इज 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, and that must be equal to k into capital Q into small q divided by a√2 का स्क्वायर। तो नीचे a² और ऊपर 2 का टर्म है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैपिटल Q कैंसिल आउट हो जाएगा, k और k कैंसिल, a² कैंसिल। तो वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल q, तो स्मॉल q की वैल्यू आएगी q इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 डिवाइड होगा फाइनली, ऊपर q का टर्म बचा हुआ है तो जाएगा q, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, और ब्रैकेट में ये टर्म होगा इट्स 2√2 प्लस 2 हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले, तो फाइनली इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू q/4 ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1। और यहाँ पे हमने देखा था कि दोनों चार्ज का साइन अपोजिट होना चाहिए, तो वी कैन प्लेस अ नेगेटिव साइन हियर। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि दोनों चार्ज का साइन अपोजिट है, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ऑप्शन में दोनों ही हो सकता है, ऑप्शन में मे बी यहाँ पे प्लस q/4 लिखा हुआ है और एक में माइनस q/4 है, सो यू हैव टू चूज विद माइनस साइन बिकॉज दोनों ही चार्जेस का साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन प्लेस करना है, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया ये देखो, और इसी तरीके से अगर एक सिंगल चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो करनी है, दैट्स क्वाइट सिंपल, उसमें हमने एक एग्जांपल देखा था। अब तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो एज अ होमवर्क कि चलो यहाँ पे कैपिटल Q प्लेस कर रहे हैं हम, और यहाँ पे कैपिटल Q प्लेस किया हमने,
और यहाँ पे कोई चार्ज स्मॉल q प्लेस करना है इनके बीच का डिस्टेंस d है अगर, तो where should this charge small q be placed and what should be the value of a small q in terms of capital Q so that whole system remains in equilibrium? This is the question. इसको तुम खुद ट्राई करो एक बार करने के लिए क्या करेंगे। इसके पहले जो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं कर सकते, तो हमने सिर्फ इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 की। अगर हमने चार्जेस फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। लेकिन इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये चार्जेस दे आर फ्री टू मूव, राइट। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए ही इन सब पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, सारे ही चार्जेस पे। तो इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट स्मॉल q, दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो डिस्टेंस कहाँ पे प्लेस करें, किसी भी चार्ज से बता सकते हो कहाँ प्लेस करेंगे, और दूसरा हमें ये निकालना है कि स्मॉल q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ताकि नेट फोर्स की वैल्यू 0, राइट। सो यू कैन ट्राई सच क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे। इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम में एक और क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे हमने यहाँ पे दो बॉल लिया, राइट, और इनका मास m, दोनों का मास चलो मैं इक्वल ले लेता हूँ, दोनों का मास m और m है, और इस पे हमने चार्ज ले लिया है। द चार्ज इज, यहाँ भी चार्ज दिया प्लस q और यहाँ भी चार्ज है प्लस q, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। स्ट्रिंग का लेंथ दिया हो सकता है l, और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने मासेस बराबर लिए हैं ऑब्वियसली, तो इन दोनों के बीच जो कि चार्ज का साइन पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो अगर इनके बीच के एंगल की बात करें तो अगर ये एंगल थीटा लेंगे तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा ही आएगा, और सपोज इनके बीच का कुछ सेपरेशन दिया हुआ है दैट इज x या x/2, एज यू विश, यू कैन टेक इट। इसको चाहो तो 2x ले लो, टोटल इसकी वैल्यू लेता हूं मैं 2x, और यू कैन टेक इट एज x एज यू विश। तो डेफिनेटली ये चूंकि एंगल बराबर है, स्ट्रिंग का लेंथ बराबर है, ये डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा टोटल x, तो दिस विल बी इक्वल टू x/2 एंड x/2, राइट। इस केस में कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी आ सकता है, जैसे समटाइम्स यू कैन फाइंड द एंगल थीटा, कितना एंगल आ रहा है, समटाइम्स ये डिस्टेंस निकालने आ सकता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होगा, हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम का केस है, एक बार दोनों चार्जेस सेपरेट हो गए और ये चार्जेस बिल्कुल यहीं पड़े हुए हैं विद मास ऑल्सो, इसमें मास भी दिया हुआ है, मतलब यू हैव टू कंसीडर ग्रेविटी ऑल्सो। तो इन दिस केस सपोज लेट अस टेक दिस एज आवर सिस्टम, कोई भी एक बॉल को अगर हम सिस्टम लें और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा, ये तुम्हारा मास हो गया, दिस मास इज m, और ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एंगल थीटा दिया हुआ था। आपको पता है कि स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा जो कि स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग एक्ट करेगा, दिस इज t, और इस पे एक वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, दैट इज mg, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको उस तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। तो मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से डिनोट करता हूं। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। Now in this case we have to do the same thing, हमें नेट फोर्स की वैल्यू 0 लेनी है। तो अगर हम नेट फोर्स लिखते हैं 0, दैट इज F net is equal to 0, सपोज F net is equal to 0, what does it mean? इसका मतलब ये होता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग along x axis, हम फोर्सेस को कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, इनका सम 0 होगा, and the sum of all the forces acting along y axis will also be equal to 0, right? So let us take this as x axis, let us take it as y axis, और obviously this angle will be theta। तो जो फोर्सेस ऑलरेडी x या y के along हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टेंशन T is neither along x axis or along y axis,
So let us resolve tension into components, x and y components. तो t का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, दैट इज t cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज t sin थीटा, राइट? तो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0. इट मींस t sin थीटा इज कैंसिलिंग आउट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe. तो एक इक्वेशन आएगा t sin थीटा दैट इज इक्वल टू Fe, और Fe की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, दैट इज k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट? तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली t cos थीटा इज बैलेंसिंग द वेट mg. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. देखो इक्वेशन यही फ्रेम होगा हमारा. अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया. सपोज यू हैव टू कैलकुलेट टेंशन t, तो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल गिव यू 1, एंड फाइनली यू कैन कैलकुलेट द टेंशन. बाकी सारे टर्म्स तो पता होंगे डेफिनेटली. सपोज यू हैव टू फाइंड द एंगल, तो एंगल भी निकाल सकते हैं. दोनों को अगर डिवाइड कर दें देन यू कैन कैलकुलेट द एंगल एज वेल. तो अगर मान लो कि इसको हम डिवाइड करें, इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड करें, तो द एक्सप्रेशन विल लुक लाइक दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज k क्यू स्क्वायर, नीचे हो गया mg, और यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर. देखो गौर से, लेट अस लुक एट दिस. दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट? एक्स स्क्वायर. समटाइम्स अगर मान लो कि एक चीज और पता है आपको कि अगर ये एंगल काफी स्मॉल होगा, तो फॉर अ स्मॉल एंगल आप tan थीटा को sin थीटा के बराबर लिख सकते हैं. अगर एंगल स्मॉल है तो फॉर अ स्मॉल एंगल tan थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू sin थीटा. sin थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से. sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो sin थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिखा जा सकता है, दैट इज x/2 परपेंडिकुलर x/2 डिवाइडेड बाय l. तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट भी कर सकते हैं, और आफ्टर दैट अगर आपको x निकालना है और l दिया हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट x आल्सो. तो डिपेंडिंग ऑन कि what values are given in the question and what you have to calculate, you can manipulate the equations. लेकिन मेन इक्वेशन ये है, और we have to calculate the same thing from the equilibrium condition, right? अब इस इक्वेशन में देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमें आपको मिला है यहाँ पे, और यहाँ पर इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को चेंज करें और बहुत ही कॉमन सेंस की एक बात डिस्कस करें. यहाँ पे हमने दोनों ही बॉल के मासेस इक्वल लिए थे, मास m और m. तो बड़ा कॉमन सेंस कहता है कि थीटा मस्ट बी θ1 θ2 बराबर होना चाहिए, राइट? तो चलो लेट अस टेक अ डिफरेंट सिचुएशन. अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे लिया हमने, और यहाँ भी कोई चार्ज लिया हुआ है, दैट इज आल्सो प्लस क्यू. लेकिन इसका मास हमने चेंज कर दिया. इसका मास है m1 एंड दिस मास इज m2. और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2. एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2. क्या बोल सकते हैं इसमें? वेदर θ1 इज ग्रेटर देन θ2. सेकेंडली हम ले सकते हैं कि θ1 इज लेस देन θ2. एंड थर्ड वी कैन टेक इट एज θ1 इज इक्वल टू θ2. कौन सा रिलेशन आना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा अब तक. हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन? तो देखो, एक तो तुम कॉमन सेंस से निकाल सकते हो भाई. अगर तुम्हारे हाथ में दो मासेस हैं और एक मास हैवी है और एक मास लाइट है, तो डेफिनेटली हमारा हाथ इस तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा अगर बैलेंस करना है तो, राइट? दिस इज आवर कॉमन एग्जांपल. तो एक तो वो तरीका है, लेकिन हाउ वी कैन डिसाइड इट मैथमेटिकली. हम अगर इसको लॉजिकली निकालना चाहें अपने इक्वेशन से या किसी और तरीके से, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है हम इसके बेसिस में निकालते हैं. तो tan थीटा इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर, राइट? अब देखो जो एंगल आ रहा है वो डेफिनेटली मास पे डिपेंड करता है, राइट?
या फिर इस इक्वेशन से यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखूँ यहाँ पे, तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं Fe के टर्म में ही लिखूँ तो हो जाएगा Fe डिवाइडेड बाय mg। तो अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर m1 बड़ा होगा तो थीटा 1 की वैल्यू स्मॉल होगी, तो जो हैवियर मास होगा उसकी तरफ एंगल स्मॉल होगा, राइट। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा वेरिएशन और करें, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मासेस आर डिफरेंट, लाइक दिस इज m1 एंड m2, अगेन आई एम टेकिंग थीटा 1 एंड थीटा 2, और यहाँ पे हमने चार्ज की वैल्यू इक्वल ली थी प्लस q एंड प्लस q, लेकिन अब मैं यहाँ पे डिफरेंट चार्ज दे रहा हूँ लाइक q1 एंड q2। अब इस केस में क्या आंसर आएगा अगर m1 इज ग्रेटर देन m2? अगर ऐसा लेते हैं तो व्हाट इज द आंसर देन? क्या चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करने से फोर्स की वैल्यू चेंज होगी? सॉरी, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करने से क्या हमारा एंगल में कोई डिफरेंस आएगा? योर आंसर, आपके आंसर में कोई चेंज आएगा या सेम रहेगा? तो यहाँ पर देखो ऊपर के टर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, और अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप चेंज भी करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही ऑब्जेक्ट पे सेम एक्ट करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा k इंटू दैट इज q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कुछ न कुछ तो होगा, सपोज इट इज x, और यहाँ पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू आएगी k इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि जिसको हमने Fe से डिनोट किया था, दिस Fe, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अगेन चार्ज के अमाउंट को चेंज करने से, बिकॉज दोनों ही चार्जेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल ही एक्ट कर रहा है, तो अगेन सिर्फ मास विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर अगेन। तो अगेन यहाँ पे m1 इज ग्रेटर देन m2, तो डेफिनेटली योर आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, राइट। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, बिकॉज इसमें और कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज द कॉमन कॉन्सेप्ट, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं, और एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ की बात चल रही थी, तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ? तो हमने बात किया था कि यू कैन अप्लाई दिस लॉ ओनली इफ योर चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस एंड दे आर एट रेस्ट। अगर दोनों चार्ज मोशन में होंगे उस केस में क्या होगा? तो देखो हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो चार्ज, अगर मान लो दोनों चार्जेस मोशन में हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर चार्ज मोशन में आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो दे आर प्रोड्यूसिंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा, यानी कि जो नेट फोर्स होगा इस पे, दैट इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड प्लस मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो वी कैन नॉट राइट k q1 q2 by r square in this case. Or let us take one more example. Suppose rather than 2 point charges, अगर आपके पास दो स्फीयर है और ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सपोज दिस इज r, और हमने इस पे चार्ज प्लेस कर दिया है, लाइक पॉजिटिव चार्ज यू कैन टेक, और यहाँ भी हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो पहले दोनों स्फीयर काफी लार्ज डिस्टेंस पे थे और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली हमने इन दोनों को एक फाइनाइट डिस्टेंस r पे रखा है। तो ये चार्ज जो इस स्फीयर पे दिया हुआ है, डेफिनेटली इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन इट, और ये चार्ज भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। एंड दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, तो यहाँ पे चार्जेस मूव कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा होगा, राइट। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा
इस केस में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा होगा, इस तरफ काफ़ी कम हो जाएगा। और सिमिलरली इस स्फीयर के साथ भी द सेम अरेंजमेंट विल टेक प्लेस। तो इस केस में अगर देखा जाए तो चार्ज का कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, पहले सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पर था, एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, लेकिन चार्ज का कंसंट्रेशन, लेकिन इस केस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन अब चार्ज का कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो जो सेंटर होगा पॉजिटिव चार्ज का वो थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इस सेंटर के थोड़ा लेफ्ट आ रहा है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, और यहाँ पे इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा सा ये चार्ज का सेंटर राइट आ रहा है, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो कुछ ये आ जाएगा, विच इज क्वाइट लार्जर देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर। तो दिस इज योर आर इफेक्टिव। तो बिकॉज आर इफेक्टिव दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, यानी कि दोनों स्फीयर पे जो चार्ज हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो कुछ इंक्रीज हो गया, राइट। तो इसको हमने लिया आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव इज लेस देन आर, सॉरी आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन आर इन दिस केस, आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन आर इन दिस केस। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो एक्चुअल फोर्स होगा, द एक्चुअल फोर्स दैट विल बी, डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो एक्चुअल फोर्स विल बी लेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको तुम कैलकुलेट करते हो, दैट इज के इंटू, यहाँ पे चार्ज का कुछ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं हम लोग, दैट इज Q1 Q2, तो दैट इज के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इससे फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम होगी। सिमिलरली अगर हम एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज प्लेस करें, अगर इसे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज देते हैं, और ये सेपरेशन अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका स्मॉल आर है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ पुल हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज भी इस तरफ पुल हो जाएगा, तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इसमें राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा और नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा सीन होगा। इस केस में देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ आ जाएगा, इट्स क्वाइट, थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें राइट ले लेते हैं इसके सेंटर से, और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर आएगा वो एक्चुअल सेंटर से, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड आएगा। सो फाइनली दिस इज योर आर इफेक्टिव। और इस केस में अगर देखा जाए तो आर इफेक्टिव इज लेस देन आर, तो डेफिनेटली जो एक्चुअल फोर्स होगा दैट इज ग्रेटर देन के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको बताया था कि दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का सेंटर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिख सकते ऐसा उस केस में जब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि उसी केस में इंडक्शन होगा, राइट। उसी केस में चार्ज शिफ्ट हो सकते हैं। नॉन कंडक्टर होगा उस केस में इस तरह से चार्जेस शिफ्ट नहीं होते, तुम्हें कंडक्टर के बारे में ही सोचना है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ ही गई होगी। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है या एक रिंग ले लेते हैं, दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग, और इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे मैं Q लेता हूँ, जो कि इसके सर्कल के सरकमफेरेंस पे है। अब हम क्या करते हैं, इसका रेडियस मान लो R है, राइट, रेडियस इज R, रेडियस इज R, चलो कैपिटल R है रेडियस। रेडियस मैं इधर दिखाता हूँ थोड़ा सा, दिस इज द रेडियस, दिस इज R। नाउ व्हाट वी डू, अब हम इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस कर रहे हैं, दैट इज Q, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं भी है, इसके सरकमफेरेंस पे अगर हमने कोई चार्ज प्लेस किया, तो इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, राइट, और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण ये चार्जेस दूर जाना चाहेंगे, तो इसके कारण इस रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है,
और उस टेंशन का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसा आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर रिंग अगर है, अगर हम किसी भी एलिमेंट पे, वैसे एक देखा जाए तो रिंग का हर एक पार्ट, हर एक स्मॉल एलिमेंट, इस पे नेट फोर्स 0 है क्योंकि ये रेस्ट में है, राइट? और इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग बेसिकली, तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहाँ पर जो टेंशन होगा, सर्कुलर आर्क जब भी लेंगे आप इस तरह का, तो टेंशन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये आपको पता है। अगर मैंने इस चार्ज Q को प्लेस किया, इसमें रिंग में पहले से ही टेंशन है बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस ड्यू टू दीज चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड एट द सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर मैं एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस करूं और इसके सेंटर पे प्लेस करूं, तो इसके कारण क्या होगा? इस टेंशन में कुछ इंक्रीमेंट आएगा, राइट? तो यहाँ पे इसका टेंशन इंक्रीज होगा, तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि टेंशन में कितना इंक्रीमेंट आएगा आफ्टर वी प्लेस दिस चार्ज Q एट द सेंटर, राइट? व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट the increment in tension। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, फिर मैं इसको कराता हूं। तो बहुत लोगों ने आपने पहले भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व किया हो, और अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया है, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे करना है, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट कई जगह इस्तेमाल में आता है। तो दिस इज योर सर्कल, और इन सब पे पॉजिटिव चार्जेस हैं पहले से ही, ये आपको पता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस रिंग का एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। देखो ये पार्ट तो काफ़ी लार्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन वी हैव टू कंसीडर इट एज वेरी स्मॉल। और मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, आपको पता है रेडियस आर है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में पहले दिखाया हुआ है, और यहाँ पे चार्ज प्लेस किया था प्लस Q। एंड दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस एंगल को अगर मैं d थीटा ले लूँ, तो ये एंगल भी d थीटा के बराबर ही आएगा, राइट? लेट अस टेक अ न्यू डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे शायद क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो दिस इज योर सर्कल। हमने इसका एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, स्मॉल एलिमेंट, एंड लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज आइदर यू कैन टेक इट थीटा और d थीटा एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इसका रेडियस r है, तो रेडियस इज r, और इन सब पे पॉजिटिव चार्जेस हैं पहले से, और यहाँ पे प्लस Q चार्ज आपने प्लेस कर दिया। और हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि चार्ज Q के प्लेस करने के कारण इस एलिमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये काफ़ी स्मॉल है। आपको पता है कि इस केस में हमें इस स्मॉल एलिमेंट पे अगर चार्ज कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपने पढ़ा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। अगर किसी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पे हम निकालते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ इसका कितना है? दैट इज 2πr। अगर हमें इस लेंथ पे कैलकुलेट करना है चार्ज कितना है, तो हमें इस लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा चार्ज डेंसिटी से। अगर मैं इस चार्ज को dq से डिनोट करूं, तो द चार्ज dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ dl। दिस लेंथ इज dl, एंड दिस लेंथ dl कैन बी रिटेन एज लैम्डा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, r इंटू टोटल एंगल। उसको मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्टली, हमें पता है इस केस में, जैसे रेडियन में आपको पढ़ा होगा डेफिनेशन इसका कि रेडियस r दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, तो आर्क लेंथ होता है r इंटू थीटा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल एंगल है 2d थीटा, तो इसका लेंथ हो जाएगा रेडियस r इंटू 2d थीटा, राइट? सो दिस इज dq, ओके? You have to assume this as a point charge। मैंने बताया था कि this is a very small element। तो हम इस प्लस Q और dq के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। इस फोर्स को आप F से डिनोट कर लें या dF से कर लें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं इसको F ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टिल दिस पार्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो अभी भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी।
अब इस केस में मान लीजिए कि यहाँ पर इस एडिशनल फोर्स के कारण इसके टेंशन में कुछ इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इस रिंग को हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं या ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज पुशिंग दिस पार्ट ऑफ द रिंग। तो उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और इस इंक्रीमेंट को आप चाहें तो डेल्टा टी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भी टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा, इसको भी हम डेल्टा टी ले लेते हैं, राइट। तो देखो फाइनली क्या होगा इसमें, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और चलो डायग्राम, लेट अस मेक द डायग्राम। मैं सिर्फ इसी पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। एंड दिस एंगल इज डी थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा, रेडियस इज आर, राइट। और यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये टेंशन लिया हमने डेल्टा टी, और यहाँ भी टेंशन में इंक्रीमेंट जो हो रहा है, हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं डेल्टा टी, अदरवाइज टेंशन पहले से एक्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। अगर ये एंगल डी थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू डी थीटा, राइट। सो व्हाट इज दिस एंगल देन? ये रेडियस है, हाँ ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल डी थीटा होगा, डेफिनेटली दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस डी थीटा। तो अगर 90 माइनस डी थीटा ये एंगल है, तो डेल्टा टी का कंपोनेंट लेंगे नीचे की तरफ आप, तो ये कंपोनेंट साइन की टर्म में आएगा। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी इंटू साइन डी थीटा। सिमिलरली इस डेल्टा टी का कंपोनेंट भी नीचे की तरफ आएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा टी साइन डी थीटा, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में आएंगे डेफिनेटली इस तरफ और इस तरफ। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी कॉस थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा डेल्टा टी कॉस थीटा। बट these two forces will cancel out each other because both are in the opposite direction, और इस केस में नीचे वाले फोर्सेस ऐड होंगे सिर्फ। तो नीचे टोटल फोर्स कितना हो रहा है? तो नीचे टोटल फोर्स हो गया दैट इज 2t, दैट इज 2 डेल्टा टी इंटू साइन डी थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स जो इनके बीच एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हमने ली है डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर इंटू 2d थीटा। तो इसके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा दैट इज k इंटू दिस चार्ज डी क्यू एंड स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी साइन थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे आ रही है लैम्डा आर। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई आर और इंटू आर इंटू 2d थीटा। यहाँ से आर और आर कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हो जाएगा क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, राइट। और तो के स्मॉल क्यू डी क्यू की वैल्यू दैट इज कैपिटल क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। हमने देखा था कि दिस एंगल इज वेरी स्मॉल बिकॉज वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट हियर, तो साइन डी थीटा की वैल्यू डी थीटा के बराबर होगी। तो वी कैन राइट हियर दैट इज 2 इंटू डेल्टा थीटा, सॉरी डेल्टा टी इंटू डी थीटा। साइन डी थीटा की वैल्यू हम लिख रहे हैं साइन थीटा बिकॉज द एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से डी थीटा कैंसिल कर लो, तो k की वैल्यू इफ यू वांट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द इंक्रीमेंट इन टेंशन दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर लें तो हो जाएगा k इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन टेंशन, राइट। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करनी है k की यू कैन पुट हियर, तो दैट इज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई नीचे होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 इंटू 2 इज 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन टेंशन, राइट।
मीटर शाम तक हो जाएगा। हो गया बहुत करना हाँ? और करना है, करना है हो गया बहुत और करना। देख लो भाई। अरे यार ऐसे सब बंद कर दो, गया हवा दे रहा है। कितनी देर हुआ है? तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने कूलम्स लॉ की बात की, इक्विलिब्रियम की बात की, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप पहले प्रैक्टिस कर ले और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पर।